तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, पहले वो याद कर लेते एक बार। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ inertia. What does this say? It says an object in motion stays in motion and an object at rest is at rest unless an external force until an external force is applied to it. इसका हमने मतलब समझा था कि everything wants to maintain its state of motion. So an object in motion stays in motion, an object at rest stays at rest. कोई चीज अगर मूविंग है तो वो कोशिश करेगी कि वो मूव करती रहे, एंड अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो कोशिश करेगी वो रेस्ट पे ही रहे जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाने का मतलब है कि ऑलरेडी जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में, मतलब उस पर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम उन बैलेंस फोर्सेस को किसी तरीके से कोई फोर्स लगा के अनबैलेंस कर दे तो ही और सिर्फ तो ही हमारी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नॉट नेसेसरली मींस कि हम मोशन से रेस्ट पे ले आए, इट माइट मीन कि हम मोशन का टाइप चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल हम डीएक्सेलरेट करें, हम एक्सेलरेट करें, हम चेंज इन डायरेक्शन करें, ये सारे इंक्लूड करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। A constant state of motion are only to either rest or in uniform motion. ठीक, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पहले सुनते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, so the first law of motion indicates that when unbalanced external forces act on an object, the velocity changes. That is, the object gets an acceleration. अभी हमने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ओके, we now would like to study how the acceleration of an object depends upon the force applied on it and how we measure the force. Let us recount some observations from our everyday life. In a game of table tennis, if a ball hits the player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast-moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. आगे सुनते हैं फिर। तो हमने अभी दो कंपैरिजंस करे, इन्होंने हमने दो एग्जांपल्स दिए। क्या एग्जांपल्स? कि जब हम टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं वो बॉल हमें लग जाती है तो डज नॉट हर्ट। डज इट हर्ट? डज इट हर्ट किसी को? वो इतना नाजुक है, टेबल टेनिस की बॉल से चोट लग गई है किसी को? नहीं, नॉट पॉसिबल। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्रिकेट बॉल, क्रिकेट हम सबने खेला है, स्पेशली अगर आप स्टेडियम में दैट बॉल, मतलब नॉट द कॉस्को बॉल, अगर आप एक्चुअली जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको देखो, लेदर बॉल, सो इट हिट्स क्वाइट हार्ड। Why is it there is difference in it? Even though मान लो approximately same speed पे भी ट्रेवल कर रहे हो, हमें पता है उस डिफरेंस क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, मास का डिफरेंस है, दोनों ज्यादा हैवियर है। सो वी माइट से कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम भी हम पढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है पहली चीज पे तो मास पे। दूसरी, आगे पढ़ते हैं एग्जांपल्स। Okay, on the other hand, when a fast moving cricket ball hits a spectator, it may hurt. आगे, a truck at rest does not require any attention when parked alongside a roadside, but a moving truck, even with speeds as low as 5 meters per second, may kill a person standing in its path. तो अब हमें क्या एग्जांपल दिया गया है कि मान लो अभी हम मास कंपेयर कर रहे थे कि एक टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल, अब हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, एक ट्रक को जो स्टेशनरी है एंड एक ट्रक जो मूव कर रहा है। सो इवन दो ट्रक, दोनों केसेस में मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब ट्रक के पास एक स्पीड है, तो इट्स सेइंग कि अगर उसके पास स्पीड होगी तो मच मोर डेंजरस है, मतलब उसमें मच मोर फोर्स है। ठीक है, अच्छा, these observations suggest that the impact produced by objects depend on their mass and velocity. बिल्कुल सही बात है। जो हमने इम्पैक्ट की बात करी है, हमें चोट लगेगा, कब लगेगी हमें चोट, जब इम्पैक्ट ज्यादा होगा बॉल का,
सो वो इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करता है? दोनों चीजों पे, मास एंड स्पीड. So similarly, if an object is to be accelerated, we would know that greater force is required to give greater velocity. In other words, it appears that there exists some quantity of importance which combines the object's mass and velocity. ये कौन सी quantity की बात कर रहे हैं? Momentum की बात कर रहे हैं. One such property is called momentum, was introduced by Newton. The momentum P of an object defined as the product of mass and velocity. So अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे हैं. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमें इंट्रोड्यूस करा गया है मोमेंटम के बारे में. मोमेंटम P is the product of mass and velocity. So we can write momentum P is equals to mass m into v. So P is equals to m into v, which simply says that कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम, अगेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड. ऑब्वियसली हमने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा है व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी, which means it would have, momentum has both direction and magnitude. Okay, the SI unit is kilogram meter per second. SI unit of momentum, kilogram meter per second. Okay. Since the application of an unbalanced form brings a change in velocity of an object, it is therefore clear that a force also produces a change in momentum. Let us consider a situation in which car with a dead battery is to be pushed alongside a straight road to give it a speed of 1 meter per second. तो हम एक एग्जांपल लेने की बात कर रहे हैं जिसमें एक कार विद डेड बैटरी मींस कार का इंजन अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकता. So we are pushing it. This is a common thing. आपने काफी बार देखा होगा जब कार स्टार्ट करने की push it and उसके बाद वो थोड़ी स्पीड अटेन कर लेता है तो फिर गाड़ी चलता है. Let's understand ये होता है. So let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed alongside a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start the engine. If one or two persons give a certain push and balance force to it, it has restarts. Okay? तो अगर एक दो लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए पुश करके छोड़ देंगे उसे तो it does not start. We need to continuously move it. ठीक है? तो but a continuous push over time results in a gradual acceleration of the car to its speed. It means that the change in momentum of the car is not only determined by the magnitude of force, but also the time in which the force is exerted. It may then also be concluded that force necessary to change momentum of an object depends on time rate at which the momentum is changed. The second law of motion. अब हम पढ़ेंगे what does it states. The second law of motion. The second law of motion states that the rate of change of momentum is momentum of an object, is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Straight के बाद that. ठीक है, चलो इतना नोट डाउन करो फिर आगे डिस्कस करेंगे. सो हमने डिस्कस करा
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करती है, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड v थी, ठीक है। अच्छा, अगर इसका इनिशियल मास m है तो इसका फाइनल मास क्या रहेगा, m ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज होता है। दोनों में मास तो m ही रहा, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम, तो पहले यहाँ मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे m u आ गया, एंड यहाँ पे p2 क्या आ गया, मोमेंटम 2 इज m इंटू वी। समझ आया सबको यहाँ तक, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले तो वो क्या हो जाएगा, किसी चीज का रेट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, हम डिवाइड किससे डिवाइड करते हैं, टी से डिवाइड करते हैं। रेट निकालने के लिए हम टी से डिवाइड करते हैं सिंपली, ठीक है। पी माइनस यू तो बाद में आएगा, अभी रेट निकालने के लिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइम के सेंस में रेट निकालना चाह रहे हैं तो हम टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं जो फोर्स है हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें, तो डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, है ना। टाइम से क्यों डिवाइड करा हमने, बिकॉज रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें, एंड देन हमारे पास यहाँ चेंज क्या है, P2 माइनस P1, ठीक है। अगर हमें इसे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो हम F इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, K इंटू वैल्यूज डाल देते हैं, P2 की जगह mv माइनस mu डिवाइडेड बाय, यहाँ से k m कॉमन ले लेते हैं। अगर m कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, v माइनस u, एंड नीचे हमारे पास t है। आपको याद है v माइनस यू डिवाइड बाय t क्या होता था, एक्सेलरेशन। तो k इज इक्वल्स टू m k इंटू m इंटू a, f इज इक्वल्स टू k m a, ठीक है। अच्छा, नाउ हम f की यूनिट ऐसे लेते हैं जिससे k की वैल्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज सेलेक्टेड सच दैट k इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम f की वो यूनिट सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा k क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर हमारा k 1 आ जाएगा यूनिट सेलेक्ट करने से, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इफ k इक्वल टू 1, तो हम k को हटा देंगे, एंड देन फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल्स टू m इंटू a, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल डेरिवेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नोट डाउन करें। तो अभी हमने डिस्कस करा कि हम फोर्स की वो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं सच दैट हमारे पास k इक्वल टू 1 है। तो हम फोर्स की क्या वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, हम फोर्स की वो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जिससे हमें 1 kg मास हो एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दिस 1 kg, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। दिस इज नोन एज न्यूटन। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में, डिनोटेड बाय कैपिटल N, एंड वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, इसमें इसके अकॉर्डिंग k इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली k को 1 बनाने के लिए हमें फोर्स की यूनिट क्या लेनी पड़ी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स को हमेशा हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन्स में, ओके। अच्छा, तो ये है, एंड देन ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशन सुनते हैं। The second law of motion gives us the method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. The second law of motion is often seen in action in our everyday life. तो हम second law of motion को कहाँ देखते हैं, वो सुनते हैं। So have you noticed that while cricket, have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards with the ball, ठीक है। ऐसा क्यों करता है वो, because
अगर वो हाथ को बॉल के साथ साथ आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम, हाँ, अगर हम देखें, ध्यान से देखें, F इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन के अगर हम वैल्यू ना रिप्लेस करें एक्सेलरेशन की, तो क्या थी हमारे पास, m इंटू ए विच इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। करेक्ट। सो हम देख रहे हैं फोर्स एंड टाइम में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो द मोर द टाइम द लेसर वुड बी द फोर्स गिवन एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। सो अगर वो बॉल कैच करके इंस्टेंट में रुक गया तो टाइम बहुत कम हुआ, लेकिन अगर वो बॉल को फॉलो थ्रू करेगा तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स, जो इम्पैक्ट आएगा बेसिकली विच इज फोर्स, वो कम लगेगा। ठीक है, सो डायरेक्टली कैचिंग माइट might damage or hurt his hands, but gradually catching it makes it easier because force की जो हमारा magnitude of force है वो reduce हो रहा है। ठीक है, तो सुनते हैं। In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of moving ball decreases to zero. Thus, the acceleration of ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. If the ball has stopped suddenly, then the high velocity decreased to zero in a very short interval of time and hence would hurt. Okay. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore, large force would have been applied for the holding the catch that may hurt the palm of the fielder. In a high jump athletic event, अब हाई जंप की बात कर रहे हैं वो, उन्होंने पहले हमें समझाया कि फील्डर इतना टाइम क्यों लेता है बॉल को फॉलो थ्रू करने में। अब वो समझा रहे हैं हमें इसकी बात हाई जंप कंपटीशन। So in a high jump athletic event, the athletes made to fall either on a cushion bed or on a sand bed. This is to increase the time the athletes fall to stop after making the jump. अगर वो कंक्रीट पे जंप करेंगे तो एग्जैक्टली जिस टाइम पे वो लैंड करेगी उसी टाइम पे वो स्टॉप जीरो। ठीक है, उसी टाइम पे उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बहुत कम टाइम मिला, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, फोर्स पे क्रैक हो सकती है। तो अगर वो किसी भी टाइप की कुशनिंग कर दे, प्रॉब्ली सैंड, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके फीट और ज्यादा डीप जा पाएंगे सैंड में और टाइम इंक्रीज हो जाएगा टू कम टू जीरो, फ्रॉम अ हाई स्पीड टू जीरो, जिसकी वजह से फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा। So this increase in time of athletes fall to stop after making the jump, this decrease of rate of momentum and hence this decreases the rate of change of momentum and hence the force. Try to ponder how a karate player breaks a slab of ice with a single move. हाँ, तो बेसिकली वो अगर अगर आप नोटिस करो तो वो एग्जैक्टली हाई स्पीड से बहुत कम ड्यूरेशन में, मतलब बहुत हाई स्पीड से बहुत कम ड्यूरेशन में अपने हैंड को स्ट्राइक करता है। तो वी हैव वेरी लेस टाइम, वी हैव वेरी हाई स्पीड, जिसकी वजह से मोमेंटम लार्ज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हो। भाई वो हाई स्पीड पे अगर स्लोली मूव करेगा उसके थ्रू, मोमेंटम विल नॉट बी। ओके, सो दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो हमने तीन डिस्कस करे अभी। एक, a fast moving cricket ball तो फील्डर कैच करता है gradually, pulls back his hands gradually. नेक्स्ट हमने डिस्कस करा हाई जंप्स एंड देन लास्ट हमने डिस्कस करा कराटे एक्सपर्ट। स्लैब ऑफ आइस लिखा है हमने, स्लैब ऑफ स्लैब ऑफ आइस हम भी ब्रेक कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, करके देख। होगा तुम्हें क्या लगता है स्लैब ऑफ आइस? एनीवेज, बाय द वे जस्ट फन फैक्ट, अगर आप आइस में कोई भी ग्रेन डाल दोगे, ग्रेन एज इन कोई भी ग्रेन, लाइक कोई भी छोटे कोई ग्रेन बताना, शुगर, हाँ शुगर बोल सकते हो। तो अगर आप कोई भी ग्रेन डाल दोगे उसमें, उसे मिक्स करके फिर फ्रीज करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आइस फॉर एग्जांपल आपके लिए तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर आइस में आप ड्राई ग्रास डाल दो, ठीक है, ड्राई ग्रास देखिए तुमने, येलोइश स्टफ, तो उसे उसे मिक्स कर दो, या फिर वीट डाल दो, वीट के तुमने ग्रेन्स देखे हैं, वीट ग्रेन्स तो देखे होंगे, उसे मिक्स कर दो आइस के वाटर के साथ एंड देन फ्रीज करो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब सॉलिड, और वो डी फ्रीज भी बहुत स्लोली हो। इस कॉन्सेप्ट पे ही कहीं ना कहीं आइस पैक्स बने होते हैं, बट एनीवेज स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने से सेम मटेरियल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एनीवेज तो टेस्ट करने लायक नहीं रहेगा बिलीव मी अगेन। चलो इसके बाद हम करते हैं, हम मैथमेटिकली फर्स्ट सेकंड, अभी हमने सेकंड लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। अच्छा पहले ये बाद में करेंगे, पहले आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। सो आप अभी ट्राई करोगे एग्जांपल 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, शुरू हो जाओ जल्दी, 15 मिनट्स है आपके पास, के बाद हम डिस्कस करेंगे।